देखिए, सरल रेखा के बाद में अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है सर्कल, यानी कि वृत्त। अब इसके अंदर मैं इसको स्टार्ट करूं उसके पहले में जो मैंने एक टेबल डाली थी आपके कम्युनिटी के अंदर, उसमें से जो व्यापक द्विघात समीकरण ले रहा हूं मैं, वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहलाती है व्यापक द्विघात समीकरण। अब क्योंकि टॉपिक मुझे ये लेना है सर्कल, तो आपको ये बात पता हो, इसको डेल्टा से कहा जाता है, या डेल्टा तो ये नहीं है, इसका जो सरल रेखाओं को व्यक्त करने के लिए हम जो निकालते हैं वो होता है इसके अंदर, वो क्या है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। ये जो इसका दो डेल्टा का मान होता है और ये सरल रेखाओं को व्यक्त करता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर सर्कल की बात करें तो इसमें एक तो बात होती है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दूसरा इसके अंदर अगर h बराबर 0 हो जाए, ये इस व्यापक द्विघात समीकरण में आपको शर्त याद रखनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन है इसके अंदर तो ये इक्वेशन आपके सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र AB व त्रिज्या R हो। सीधी सीधी मैंने बात कर ली है, ध्यान रखना, केंद्र दिया हो और त्रिज्या हो, सीधी सी बात, ये त्रिज्या और ये इसका केंद्र ABC। तो उस केस में उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू R²। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि जैसे इसके अंदर केंद्र आपके 3, 4 है और त्रिज्या आपके R इक्वल टू 2 सेमी है, तो उस केस में वृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा, आप इसमें पुट कर लें, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2²। सोल्व कर लें आप, x² माइनस 6x प्लस 9 y² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 4। अब इसके अंदर इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8x, 16 और 9 25, 25 में से 4 गए तो ये आपके बन जाएगा 21, यानी कि प्लस का 21 बराबर 0। ध्यान रखें, ये हमारे उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 3, 4 और त्रिज्या 2 सेमी हो। अगर इसको आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो ये अपने मानक समीकरण ax², ये आपके ax², by², ये by², क्योंकि इसके अंदर हमने कहा था h इक्वल टू 0, तो ये टर्म इसमें xy वाली टर्म इसके अंदर अब नहीं आएगी। ठीक है, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म और ये c। तो इस तरीके से आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अगला है उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो व त्रिज्या a हो। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, वो होगा x माइनस a की जगह 0 हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या ए हो, ए इकाई। ध्यान रखना, इसका जब डायग्राम बनाते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से केंद्र ओ है 0 0 और त्रिज्या इसकी मतलब ए हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये ऐसे ये सर्कल बनेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए डायग्राम का भी पता होना ज़रूरी है। देखिए, ये जो पैटर्न डायरेक्ट ही निकालने का तरीका तो ये है। अब मैं आपको उल्टा बताता हूँ कि जो मैंने जो पहले इक्वेशन ले रखा है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल, ये अपने व्यापक द्विघात समीकरण है। अभी ये सर्कल को शो नहीं कर रहा। इसके अंदर मैंने बताया था कि h इक्वल टू अगर 0 हो तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अब इसके अंदर इसका जो वृत्त का, मैं आपको इसी से आगे बढ़ रहा हूँ कि वृत्त का व्यापक समीकरण वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये मैं इसी से लाया हूँ। यहाँ मैंने a और b के जो है वैल्यू मैंने 1 1 कर दी है। ध्यान रखना, इस रूप में भी सर्कल का इक्वेशन होता है। तो अब ये जो ओरिजिनली ये अपन ने जो सोल्व किया था वो इसी फॉर्म में आया था। तो अब आप देखो, इसका ये जो सर्कल दे रखा है, इसका केंद्र तो आपको ध्यान रखना माइनस जी माइनस एफ, ये याद रखना पड़ेगा। और इसकी त्रिज्या जो है वो हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। ये अगर आप याद रखते हो तो डायरेक्ट क्यों आपको ये सेंटर और इसकी रेडियस निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो एक इसने दे रखा है, एक क्वेश्चन जैसे ले लेता हूँ मैं इसी का, कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 25 इक्वल टू 0। देखिए, ये इसी फॉर्म में है। आपको ये पूछ रहा कि इसका केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो आपको क्या करना, इसका जस्ट इससे कंपेयर कर लेना। पहले तो देख लो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बिल्कुल फ्री है, यानी इनके गुणांक एक एक है। तो डायरेक्ट आप इधर x का गुणांक क्या है 2g, इधर x का गुणांक क्या है 6, और इधर जो ये हो गया। फिर इधर वापस y के गुणांक क्या है 2f, तो ये 2f इक्वल टू इधर आपके क्वेश्चन में 8 है, यहाँ y हो जाएगा तो 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। आप इससे g निकालें तो ये 3 आ रहा, और f निकालें तो 4 आ रहा। मतलब क्या हुआ कि केंद्र तो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, मतलब ये हो गया -3 -4। ये आपको इस तरीके से बताना है, इसके अंदर -3 -4। फिर त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस सी, यहाँ पे क्या था 25, तो ये 25, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 में से 25 गए तो 0, मतलब त्रिज्या क्या हो गई इसकी 0। अब देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन बन गया ये वाला। ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है? सर्कल का इक्वेशन है। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसकी त्रिज्या r क्या है 0। मतलब ये एक तरह से क्या है, ये एक बिंदु है। ये एक बिंदु को ही बताएगा ये इक्वेशन, क्योंकि इसकी त्रिज्या 0 आ गई है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो मैंने वृत्त लिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0
द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इंटरसेप्ट है वो निकालना है। यानी कैसे, जो ये आपके जैसे मान लो एक सर्कल है ये इस तरीके से, तो ये जो कह रहा है कि आपको इस तरीके से ये ले लिया। अब सेंटर इसका ये हो गया और इसको मैं डाल दूं नाम A1, इस पॉइंट को नाम डाल दूं A2। आपके इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ध्यान रखना। तो क्योंकि A1 और A2 दोनों पॉइंट x अक्ष पर है, तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके मतलब यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A1 तो हो जाएगा x1 0 और A2 हो जाएगा x2 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो तो अगर इसके मूल x1 और x2 हो तो मूलों का योग जो होगा आपको पता होगा -b/a, तो ये 2g/1 और मूलों का गुणनफल जो होगा वो c/a यानी कि ओनली c। ये हमने निकाल लिए। अब क्योंकि A1 A2 निकालना है तो हमारे A1 A2 आ जाएगा x2 माइनस x1, सीधा सा आ रहा है डायरेक्ट। तो x2 माइनस x1 निकालने के लिए हम इसके अंदर क्या करें, ये डिस्टेंस आ रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ x2 माइनस x1 इक्वल, या इसको मैं होल स्क्वायर करके ले लेता हूँ पहले। तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2 ये बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको x1 x2 की वैल्यू जो है प्लस में दे रखी है, तो -2g होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2 हमारे पास दे रखा है c, तो ये क्या आ जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 तो आ रहा कॉमन, g स्क्वायर माइनस c। फिर दूसरी बात, इधर क्योंकि स्क्वायर था हमें निकालना था x2 माइनस x1, तो इधर आपके ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा रूट, यानी 4 का रूट 2 और रूट के अंदर बन जाएगा g स्क्वायर माइनस c। ये आपके एक तरह से इसको आप कहेंगे A1 A2 यानी कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अब इसके अंदर एक खास बात लें कि अगर हम इसके अंदर ये ले लें कि A1 A2 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके A1 टेंड्स टू A2 यानी A1 और A2 दोनों एक ही पॉइंट में मिल जाएंगे। मतलब अब ये x अक्ष क्या करेगा, इस सर्कल का क्या बन जाएगा, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये जो x अक्ष है ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि x अक्ष को स्पर्श करने की शर्त क्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपके 0 हो रहा है तो ये आपके 2√g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0, मतलब g स्क्वायर इक्वल टू c अगर आता है तो आपके ये जो सर्कल है ये x अक्ष को स्पर्श करेगा। ये इसका पैटर्न रहेगा। अब मैं इसी की बात करूं कि अगर ये y अक्ष को स्पर्श करे तो उसी सर्कल की बात करूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये पूछे कि y सेगमेंट फाइंड करना आपको,
कैसे, ये वाला। अब इसके बाद आपके बाद B1 और B2 ये सेगमेंट पूछ रहा है, तो उस केस में क्योंकि B1 और B2 आपके y अक्ष पर है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0y1 और 0y2। मतलब आपको क्या फाइंड करना, y1 माइनस y2 जो कि आपके B1 B2 है। तो इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर ये सीधा इसके अंदर आपको क्या करना, x इक्वल टू 0 पुट कर देना, और x अगर 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा आपके y² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब सेम वही तरीका आप यूज़ करें तो आपके B1 B2 आ जाएगा 2 रूट f² माइनस c। मैं इसको डाइट कर रहा हूँ, उधर अपने 2 रूट g² माइनस c था x अक्ष के लिए, तो ये y अक्ष के लिए 2 रूट f² माइनस c हो जाएगा। यानी ये वृत्त अगर x y अक्ष को का अंतखंड काटता है तो y अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई आपकी ये हो जाएगी। आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी कि अगर वृत्त y अक्ष को स्पर्श करे, मतलब इट मीन्स B1 B2 इक्वल टू 0, ये सर्कल पूरा उधर सरक जाएगा। मतलब कैसे, ये इस तरीके से जो सर्कल बनेगा, अब ये सर्कल ऐसे बन जाएगा, y अक्ष इसकी स्पर्शरेखा बन जाएगी। तो उस केस में आपके B1 टेंड्स टू B2 बन जाएगी, यानी दोनों एक ही बिंदु बन जाएंगे। ठीक है, तो ये B1 B2 0 हो जाएगा। मतलब इस स्पर्श करने का मतलब ही यही हुआ। तो अब आपके शर्त क्या बन जाएगी, f² इक्वल टू c। आपको ये दोनों शर्तें याद रखनी है, f² इक्वल टू c, यानी वृत्त आपका y अक्ष को स्पर्श करेगा, और अगर g² इक्वल टू c तो ये x अक्ष को स्पर्श करेगा। सीधी बात है, y अक्ष का टेंजेंट होगा तो f² इक्वल टू c, और x एक्सिस का टेंजेंट होगा तो g² इक्वल टू c। ये आपके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया है, जो एक सर्कल के लिए एक प्राइमरी आपके एलिमेंट्री या प्राइमरी जानकारी है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपको सर्कल को इसी फॉर्म में ध्यान रखना है। ये वाला पैटर्न तो ज़्यादा काम नहीं आता है, x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कॉमन पैटर्न है, सभी जानते हैं। इसी का मानक रूप ये है, इसलिए आपको सर्कल को इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वृत्त का, वो है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -1, 1, 2 व 8, 9 में से गुजरता है। यानी इस तरीके से 3 बिंदु दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वृत्त का मानक समीकरण है वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये हमने मानक समीकरण माना है, और आपको ये भी पता है कि ये भी एक इक्वेशन होता है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखो तो ये a और b इसके केंद्र है, आपको पता है ए बी केंद्र और त्रिज्या r है इसके। तो उस केस में ये वाला भी समीकरण है और ये भी है, लेकिन आप जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आप इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब ये वृत्त 3 बिंदुओं से गुजर रहा है, तो मैंने सबसे पहले 2 - 1 से इसको गुजारा, ये 2 - 1, फिर मैंने 1 2 से गुजारा, फिर 8 9 से गुजारा, यानी एक्स वाई की जगह मैंने ये बिंदु रख दिए। तो जब पहले मैंने 2 - 1 रखा इसके अंदर, तो इससे हमारे पास 4 + 1 + 4g - 2f + c बराबर 0, और इससे हमारे पास 4g - 2f + c + 5 = 0 आ जाएगा। 1 2 रखने पर 1 + 4 + 2g - 4f + c इसके अंदर रखा मैंने, तो ये 2g - 4f + 5 + c = 0, और 8 9 रखा तो ये 81 + 64 + 16g - 18f + c = 0। ये 3 इक्वेशन आए, इन तीनों से मैंने 3 इक्वेशन निकाल लिए। अब आपको पता है कि इन तीनों में से पहले आप इसको और इसको माइनस करें तो इससे c 0 हो जाएगा, और g और f में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप
इसको और इसको माइनस करें तो फिर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और जी और एफ में एक इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास जी और एफ में 2 इक्वेशन आ जाएगी और इससे आपको क्या करना है कि यहाँ पर जी और एफ की जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को आपको क्या करना है कि जी और एफ निकाल लेना। मैंने जी और एफ ये यहाँ पर निकाल लिए दोनों ही, और इसके बाद जी और एफ की वैल्यू इसके अंदर पुट करके किसी भी एक पुट कर लो, इससे हमारे सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तीनों वैल्यू आ गई। ये जी एफ और सी की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा। ये मैंने जी और एफ की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है, कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ये तो एक पूरा बड़े तरीके से सोल्व करने का तरीका, जब आपके पास 3 बिंदु दे रखे हो। लेकिन अब क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, ए बी सी डी में आएगा, तो ये ऑप्शन अगर जहाँ पर भी होगा ये आंसर इन चारों में से किसी में होगा। आप क्या करें, इनमें से 2 - 1 1 2 इन तीनों में से किसी भी एक बिंदु को इसमें रख के देख लेना। जैसे मैंने 1 और 2 को रखा है, 1 2 को रख दिया इसके अंदर, तो ये 1 + 4 - 15 - 10 + 20 आ रहा है और इसको सोल्व किया तो 0 आ रहा है। मतलब आपके यही आंसर इसका राइट है, यानी यही आपके रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को तो स्पर्श करता है और y अक्ष पर 2l लंबाई का अंतखंड काटता है। ये हमारे पास जो सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आप ध्यान से देखें कि ये y अक्ष पर तो ये b1 b2 डिस्टेंस या 2l लंबाई का, जिसको आप 2l लंबाई के दो, इसका अंतखंड काट रहा है और x अक्ष को ये स्पर्श कर रहा है। अब आपको पता है, मैंने पीछे बता रखा है कि x अक्ष को अगर ये वृत्त स्पर्श करेगा तो इसके लिए आपके पास में शर्त है g² = c, और y अक्ष पर अगर 2l लंबाई का अंतखंड काटता है तो b1 b2 = 2l दे रखा। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता है कि जब x अक्ष का अंतखंड काटता है तो a1 a2 = 2√g² - c होता है, और जब ये स्पर्श कर रहा है तो ये अंतखंड a1 a2 जो है क्या हो जाएगा 0, तो उस केस में g² = c आ जाएगा। और इसलिए मैंने x अक्ष को स्पर्श करने की शर्त क्या लिखी, g² = c। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और उसके अंदर आपको इससे रिजल्ट निकालने होते हैं। फिर इधर y अक्ष पर जो अंतखंड है b1 b2 ये 2l है, तो ये b1 b2 2l लिख दिया, तो b1 b2 की वैल्यू 2√f² - c आप जानते हो, इससे मैंने इसको 2l लिखा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास f² - c = l² आ जाएगा। इधर आपने g जो है g² है वो c लिखा है, तो आप c की वैल्यू g² यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह आपके आ जाएगा f² - g² = l², और आप ये f और g का जो बिंदु पथ है वो y² - x² = l² आ जाएगा। अब यहाँ पर वो अंतखंड इधर का दे, x अक्ष पर दे, y अक्ष पर दे, तो भी आपको ऐसे करना। यानी जब भी अंतखंड की बात करें तब आपको, ये तो आपके x अक्ष का अंतखंड है और y अक्ष का अंतखंड जो होता है वो f² - c, ये आपके b1 b2 होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा।